Hello students, welcome back. In today's lecture we are going to start the new chapter of our history, that is chapter 9, Kings and Chronicles, the Mughal Court. शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार 16 एंड 17th सेंचुरी, 16वीं और 17वीं शताब्दी। यानी इस चैप्टर में हम बात करेंगे 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में जब मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी इंडिया में थी, तो उस समय में उनका रूल कैसा था, कौन कौन से उनके रूलर्स थे, किस तरीके से मुगल डायनेस्टी जो थी वो इंडिया में एस्टैब्लिश हुई थी। एंड एज वी ऑल नो कि लास्ट ईयर थोड़े से इसके चैप्टर्स के जो नेम्स है वो चेंज हुए हैं। इस चैप्टर का जो नेम है अब क्या हो गया है, द मुगल कोड रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री थ्रू द क्रॉनिकल्स। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप में से किसी को भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लेक्चर्स की ज़रूरत है या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स का भी लिंक दिया गया है। आप वहाँ से किसी भी चैप्टर का जो लेक्चर है वो आप वहाँ से सुनकर उसे समझ सकते हैं। एज वेल एज साथ ही वहाँ पर क्लास 10th के भी कुछ चैप्टर्स हैं जो अपलोड हो चुके हैं, आप वो भी वहाँ पर देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप वहाँ जाकर वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी जो मेरा चैनल है सेम नाम से है, स्टडी डेस्क पॉलिटिकल साइंस, राइट। वहाँ भी आपको सेम लेक्चर्स जो हैं वो मिलेंगे और साथ ही साथ अभी थोड़े समय में ही मैं वहाँ पर कुछ नोट्स जो हैं वो भी अपलोड कर दूँगी। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, द मुगल एंड देयर अम्पायर। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो मुगल अम्पायर थे वो एस्टैब्लिश, उन्होंने मुगल डायनेस्टी इंडिया में एस्टैब्लिश कैसे हुई थी। मुगल डिड नॉट, अब जो मुगल्स थे, हम सब लोग मुगलों के बारे में जानते हैं, सब ने नाम सुना हुआ है बाबर का, हुमायूं का, शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट दीज नेम्स। इन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अब जो मुगल्स थे डिड नॉट वॉन्ट टू लिंक देयर डिसेंट मंगोल। अब मुगल जो मदर साइड से थे वो कौन थे, मंगोल। लेकिन मुगल जो थे अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मंगोल का जो पास था वो बहुत ही क्रुएलिटी से भरा हुआ पास था, राइट। दे कंसिडर देमसेल्फ एज तिमरुद। अब वो अपने आप को किस से बिलोंग करते थे, पैटर्नल साइड, जो उनके फादर की साइड से तिमुर थे, वो अपने आप को तिमुरिद ही कहलवाते थे। अ डिसेंट ऑफ द टर्किश रूलर तिमुर। अब वो कौन थे, अब ये तिमुरिद यानी कि मुगल किसके जो उनके जो पूर्वज थे मुगलों के, वो कौन थे, तुर्किश रूलर, जो टर्किश रूलर्स थे, जो कि तिमूर ऑन द पेरेंटल साइड। टर्किश रूलर कौन था, तिमूर। तिमूर के नाम से ही वो अपने आप को जोड़ते थे, ना कि मंगोल से। अब वो उनके पैटर्नल साइड यानी फादर की साइड से वो तिमूर खानदान से, तिमूर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। देन बाबर द फर्स्ट मुगल रूलर वॉज रिलेटेड टू गंगेज खान फ्रॉम हिज मदर साइड एंड स्पोक टर्किश। अब बाबर जो था, जो सबसे पहला मुगल रूलर था, ये आपको 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर, राइट। तो सबसे पहला मुगल रूलर कौन था, बाबर। अब बाबर जो था वो अपने आप को गंगेज खान से रिलेट करता था। और गंगेज खान कौन से, उनकी मदर की साइड थे, यानी जो मदर साइड के उनके जो पूर्वज थे उनसे बिलोंग करते थे गंगेज खान, राइट। अब और वो कौन सी लैंग्वेज बोलता था, ही स्पोक टर्किश, और वो टर्किश भाषा, तुर्की भाषा जिसको बोलते हैं, वो बोलता था। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी ब्रिटिशर्स यूज द टर्म मुगल टू इंडियन रूलर। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए 16th सेंचुरी में, तो उन्होंने इंडियन रूलर्स की पहचान के लिए कि ये रूलर्स इंडिया के हैं, उन्होंने इन मंगोल्स को जो कि गंगेज खान से रिलेट करते थे खुद को, उसको क्या नाम दिया, उनको मुगल का नाम दिया। अगेन इट्स योर क्वेश्चन कि मुगलों को, जो मंगोल थे, इनको मुगल्स किसने कहा, किसने बनाया था, तो ये किसने इनको नाम दिया था, मुगल का, ब्रिटिशर्स ने। देन जहरुद्दीन बाबर केम फ्रॉम हिज सेंट्रल एशियन होमलैंड फरगना। अब जो बाबर था बेसिकली वो कहाँ से आया था, सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया जो उनका होमलैंड था, कहाँ पर, फरगना में। ही सेटअप हिमसेल्फ एट काबुल। और आने के बाद, सेंट्रल एशिया से आने के बाद, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को कौन से एरिया में सेटल किया था, काबुल में। एंड पुश्ड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन 1526। इंडिया की तरफ सेंट्रल एशिया से आने के बाद काबुल में सेटअप हुआ बाबर,
राइट। अब काबुल में सेटअप होने के बाद उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ कब से आना शुरू किया? फ्रॉम 1526 से। आप जब इसको याद करेंगे, इसको समझेंगे तो लर्न इट एज अ स्टोरी, एक कहानी की तरह रखिए। अपने आप को बाबर मान लीजिए और ये मान लीजिए कि आप गंगेज खान से बिलोंग करते हैं। आपकी जो डायनेस्टी उसको ब्रिटिशर्स ने मंगोल की बजाय मुगल कर दिया है। आप पहले सेंट्रल एशिया में रहते थे, राइट। सेंट्रल एशिया से फिर आप आ गए काबुल में सेटल हो गए, और काबुल में आने के बाद फिर धीरे धीरे आपने अपना एरिया बढ़ाना शुरू कर दिया और आप किस तरफ मूव किए? थ्रू द टुवर्ड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट। देन हिज सक्सेसर नसीरुद्दीन हुमायूं। एक और चीज़, आपको इनके फुल नेम यू हैव टू लर्न, क्योंकि ये जो फुल नेम है ये भी आपके 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अब हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। एक्सपेंडेड द फ्रंटियर्स। अब नसीरुद्दीन हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था, उसने बाबर के बाद जितना भी एरिया बाबर ने अपने अंडर लिया था उसने उस एरिया को और एक्सपेंड किया, अपना मुगल जो एरिया था उसको बढ़ाया। देन बट लॉस्ट इट टू अफगान लीडर शेरशाह सूरी। लेकिन शेरशाह सूरी से वो हार गया और उसका काफ़ी सारा जो एरिया था वो किसके अंडर चला गया? शेरशाह सूरी के पास। उसके बाद फिर से वो वहाँ से भाग गया और फिर उसने अपनी तैयारी दोबारा शुरू की और इन 1555 में हुमायूं ने दोबारा शेरशाह सूरी के साथ लड़ाई की और इस बार उसने शेरशाह सूरी को हराकर अपना जो हारा हुआ एरिया था वो फिर से अपने अंडर कर लिया। लेकिन वो डाइड अ ईयर लेटर। लेकिन 1555 के बाद यानी 1556 में 1 साल के बाद ही हुमायूं की डेथ हो गई। अभी तक हमने क्या बात की है? बाबर की बात की है, उसके बाद उनके बेटे हुमायूं की बात की है। देन जलालुद्दीन अकबर जो कि हुमायूं का बेटा था। जलालुद्दीन अकबर, अगेन फुल नेम ऑफ अकबर, जिसने कब से कब तक रूल किया? 1555 से लेकर 1605 तक। Jalaluddin Akbar is considered as the greatest Mughal ruler. Which ruler is considered as the greatest Mughal ruler? 1 mark question. तो कौन है? जलालुद्दीन अकबर। He not only expanded his empire but also consolidated and made his empire strongest and richest in his time. जलालुद्दीन अकबर ने अपने पिता हुमायूं की तरह अपने एरिया को और आगे बढ़ाया, वास्ट किया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने केवल उसको एक्सपेंड ही नहीं किया, उसको बढ़ाया ही नहीं, बल्कि उसको स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर बनाया, रिचेस्ट एम्पायर बनाया। उस समय के जितने भी एम्पायर्स उनमें सबसे रिचेस्ट एम्पायर मुगल एम्पायर को बनाया। देन ही एक्सटेंडेड फ्रंटियर्स ऑफ हिज एम्पायर टू द हिंद कुश। उन्होंने अपने एरिया का जो एक्सपेंशन था, अपना जो एरिया था, बढ़ाकर कहाँ तक ले गए? हिंद कुश तक। देन द पॉलिटिकल सिस्टम वॉज प्लान्ड बाय मुगल्स। मुगल्स का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, वो उनकी जो प्लानिंग थी वो जो है उसके आधार पर पॉलिटिकल सिस्टम मुगल्स के द्वारा जो प्लान किया जाता था वो भी एक एग्जाम्पल है। इट वॉज बेस्ड ऑन द मिक्सिंग ऑफ मिलिट्री पावर। इसमें किस चीज़ को डाला जाता था? जो इनका पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें मिलिट्री पावर पर कंसंट्रेट करते थे। मिलिट्री पावर के साथ साथ रैशनल पॉलिसी टू रिकंसाइल द डिफरेंट ट्रेडिशंस। इसके साथ साथ वो जो रैशनल पॉलिसीज थी जो तर्क पर आधारित होती थी, जिससे कि हर धर्म के लोग, हर व्यक्ति जो था उनसे जुड़ जाता था। तो डिफरेंट ट्रेडिशंस को इकट्ठा करना, उसके लिए उन्होंने रीजनल जो रैशनल पॉलिसी थी उसको भी अडॉप्ट किया, यानी मिलिट्री पावर और रैशनल पॉलिसीज दोनों को मिलाकर वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाते थे, उसकी प्लानिंग करते थे, राइट। ये तो बात हो गई हमारी एक बैकग्राउंड के मुगल अंपायर कौन थे, किस तरीके से इंडिया में आए। पहले हमने बात की है बाबर की, जो कि सेंट्रल एशिया से आया, राइट। उसके बाद हुमायूं के बाद नेक्स्ट हमने बात की है अकबर की। देन द प्रोडक्शन। अब हमारे चैप्टर के अगर हम नाम में ही देखें तो एक और वर्ड है, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स ऑफ द मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर के किंग्स की तो हमने बात की, जो मेन इंपॉर्टेंट किंग्स है। इसके बाद अब नेक्स्ट वर्ड आता है क्रॉनिकल्स, यानी कि इतिवृत्त। अब ये क्या होते हैं? क्रॉनिकल्स क्या है? क्रॉनिकल्स वर कमीशन्ड बाय द मुगल एम्परर। क्रॉनिकल्स को की जो परमिशन थी वो किसने दी थी? मुगल एम्परर ने। अब क्रॉनिकल्स क्या है? जिसमें
दे आर इम्पॉर्टेंट सोर्स टू मेक स्टडी अबाउट द मुगल एम्पायर एंड इट्स कोर्ट्स, जिसमें क्या लिखा होता है, जो कि उनके जो मंत्री होते थे, जो राज दरबारी होते थे, वो लिखते थे। उसमें किसके बारे में लिखते थे, उस समय के शासक कौन थे, किस तरीके से रूल करते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन, यानी मुगल एम्पायर के बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, फ्रॉम दिस क्रॉनिकल्स, फ्रॉम दिस इतिवृत्त। देन दीज वर रिटन बाय द कॉर्टियर्स, उनके दरबारियों के द्वारा ही ये लिखी जाती थी। द हिस्ट्रीज रिटन बाय देम मेनली फोकस्ड ऑन द इवेंट। अब वो लोग जो इसमें लिखते थे वो मेनली किन चीज़ों को डिस्कस करते थे, डिस्कस्ड अबाउट द रूलर्स, कौन कौन से रूलर्स आए हैं, रॉयल फैमिली कैसे रहती है, क्या करती है, किस तरह से रिलेशन थे, उन सब के बारे में, कोर्ट्स के बारे में, एंड नोबल्स। यहाँ कोर्ट हमारे आज का वाले कोर्ट नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ कोर्ट का मतलब है मुगल दरबार। एंड नोबल्स, वार, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई, कैसे हुई, किस किस के बीच में हुई, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट, और इसके साथ साथ उनके एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका क्या था उसके बारे में। इन सभी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, वो हमें कहाँ से मिलती है, फ्रॉम द क्रॉनिकल्स, जो कि मुगल समय में लिखे गए, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन, यानी तुर्की भाषा से पारसी भाषा की तरफ। कैसे, पहले क्योंकि वो तुर्की भाषा का यूज़ करते थे, तो पर्शियन लैंग्वेज उन्होंने कैसे शुरू की। क्रॉनिकल्स वर रिटन इन पर्शियन, जितने भी क्रॉनिकल्स थे वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे जाते थे, पर्शियन लैंग्वेज में। पर्शियन वॉज ग्रोन एज कोर्ट लैंग्वेज, उनके जो दरबार के, मुगल दरबार की भी जो मेन लैंग्वेज थी वो कौन सी बन गई बाद में, पर्शियन लैंग्वेज। नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस एज हिंदावी एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस वर आल्सो यूज इन द पर्शियन। अब जो पारसी भाषा थी उसमें पर्शियन लैंग्वेज में हिंदावी लैंग्वेज और इसके अलावा वहाँ के जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस थी, यानी वहाँ के लोगों के द्वारा जो बोली जाने वाली लोकल भाषाएं थी, उनको भी पर्शियन भाषा में मिक्स करके लिखा गया, राइट। अब यहाँ आपका ये भी 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है कि पर्शियन लैंग्वेज में और कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी जो मिक्स की गई थी। अकबर मेड पर्शियन एज द मेन लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट। हु मेड द पर्शियन लैंग्वेज एज अ मेन लैंग्वेज ऑफ मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट की मेन लैंग्वेज किसने बनाया था पर्शियन लैंग्वेज को, तो किसने बनाया था, अकबर। अगेन योर 1 मार्क क्वेश्चन। पर्शियन वॉज आल्सो अडॉप्टेड एज एन इंडियन लैंग्वेज विद लोकल ईडियम्स। इंडियन लैंग्वेज के रूप में भी इसको प्रयोग किया गया, लेकिन जब इसको इंडियन लैंग्वेज में यूज़ किया गया तो इसके साथ कुछ ईडियम्स जो थे उनको मिलाया गया। उर्दू केम इन एग्जिस्टेंस एज न्यू लैंग्वेज मिक्सिंग पर्शियन विद हिंदावी। पर्शियन लैंग्वेज और हिंदावी लैंग्वेज को मिलाकर एक नई लैंग्वेज निकली, वो लैंग्वेज कौन सी थी, दैट वॉज उर्दू। अकबरनामा वॉज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन। अकबरनामा, इसके बारे में हम आगे जब चैप्टर डिस्कस करेंगे वी विल डिस्कस इन डिटेल कि अकबरनामा क्या था, इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो अकबरनामा था ये भी कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पर्शियन। अगेन इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन। महाभारत एंड रामायण वर आल्सो ट्रांसलेटेड, सो अकबरनामा वॉज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन। पहले नहीं था पर्शियन लैंग्वेज में, बाद में इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। महाभारत एंड रामायण वर आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय मुगल एम्परर। इसके अलावा मुगल एम्परर जो थे, मुगल शासक थे, उनके द्वारा महाभारत और रामायण को भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। देन मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट। अब हम बात करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स के। एज यू ऑल नो वेरी वेल कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं। पहले समय में जो भी रिटन मटेरियल होता था वो या तो बड़े क्लॉथ पीस पे लिखा जाता था या बड़े बड़े लीव्स के ऊपर लिखा जाता था, दे वर नॉन एज मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब जो उस समय की मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, इन मुगल इंडिया ऑल बुक्स वर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जो भी लिखा जाता था वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स फॉर्म में ही लिखा जाता था। देयर प्रोडक्शन वॉज डन एट इम्पीरियल किताब खाना। उनकी जो प्रोडक्शन थी उन्हें कहाँ पर बनाया जाता था, जैसे आजकल प्रिंटिंग प्रेस होती है जहाँ पर हर चीज़ प्रिंट की जाती है, उस समय में मैन्यूस्क्रिप्ट्स जहाँ भी बनाई जाती थी उस जगह का क्या नाम था, इट वॉज नॉन एज किताब खाना, राइट। अब मैन्यूस्क्रिप्ट रिलेटेड टू एम्परर वॉज केप्ट इन किताब खाना। राजा से रिलेटेड कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट थी जिसमें राजा के बारे में लिखा जाता था वो कहाँ पर रखी जाती थी, इस किताब खाना में। अ लार्ज नंबर ऑफ, आप यहाँ ये कह सकते हैं किताब खाना लाइक द लाइब्रेरीज इन टूडेज,
टुडेज वर्ल्ड यू कैन से, जैसे हम आजकल हम बोलते हैं ना लाइब्रेरी है जहाँ हर तरह की किताबें हैं, तो इसी तरह से उस समय की जो लाइब्रेरी थी उसको क्या बोला जाता था, किताब खाना। A large number of people were engaged in performing different tasks। जब ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनाई जाती थी तो इसके लिए कई सारे लोग इस काम को करते थे, केवल एक ही व्यक्ति इसमें काम नहीं करता था, बहुत सारे लोग एंगेज थे, बहुत सारे लोग इस काम में जुटे हुए थे। कौन कौन थे, जैसे कैलीग्राफर। कैलीग्राफर कौन होते हैं, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है। द कैलीग्राफर्स वर असाइंड टू मेक द कॉपीज ऑफ द टेक्स्ट। जो भी लिखा होता था उसकी कॉपी सुंदर राइटिंग के साथ बनाने का इनका काम होता था। एज वेल एज गिल्डर्स वर्ड टू एम्बेलिश द पेजेस। गिल्डर्स कौन होते हैं, जो कि जैसे आजकल हम कहते हैं ब्यूटीफाई करना, राइट, उसको मतलब और सुंदर तरीके से ब्यूटिफिकेशन करते थे उसकी उन पेजेस की जिस पर कैलीग्राफर्स ने लिखा होता था। देन पेंटर्स यूज टू एडॉन और डिज़ाइन द सीन फ्रॉम द टेक्स्ट। इसके अलावा जो पेंटर्स होते थे उनका काम क्या होता था कि उस टेक्स्ट से रिलेटेड कोई सीन लिखना, जैसे अगर वार से रिलेटेड बात की गई है तो वार का कोई सीन, राजा के बारे में बात की गई है तो राजा का कोई सीन, राइट। तो इस तरीके से उससे रिलेटेड जो सीन्स थे वो उसमें डाले जाते थे, पेंट किए जाते थे। पीपल हु वर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट गॉट टाइटल्ड एंड अवार्डेड बाय द स्टेट। जो लोग इस प्रोडक्शन में जुड़े होते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट के प्रोडक्शन में, उनको राजा के द्वारा टाइटल दिए जाते थे, इसके साथ साथ उन्हें समय समय पर अवार्ड भी मिलते थे। अकबर लाइक्ड द नास्तलिक शैली। नास्तलिक स्टाइल मतलब नास्तलिक शैली एक तरह की उसका नाम है, राइटिंग का एक स्टाइल का नाम है, राइट, लिपि जिसको हम कहते हैं। नास्तलिक शैली ऑफ कैलीग्राफी। अकबर को कौन सी शैली पसंद थी कैलीग्राफी की, दैट वाज नास्तलिक स्टाइल या नास्तलिक शैली, राइट। अब ये हमने किसके बारे में आज डिस्कस किया है, वी हैड जस्ट डिस्कस रिगार्डिंग द बैकग्राउंड ऑफ मुगल एम्पायर एज वेल एज वी डिस्कस रिगार्डिंग द क्रॉनिकल्स, और फिर हमने किस तरीके से पर्शियन लैंग्वेज मुगल की मेन लैंग्वेज बनी, और उसके बाद हमने बात की है मैन्यूस्क्रिप्ट्स या किताब खाना की। तो किताब खाना पर या मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर आपका अलग से 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। This is all about the today's lecture. Hopefully it's clear to you. In next lecture we are going to continue this chapter. Don't forget to like, share and subscribe.